वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी जो बैच चल रहा है, स्टेट पीसीएस बैच वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप, ओरिजिन ऑफ एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के क्लास में आप लोग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। संबंधित सिद्धांत क्या है उस पर चर्चा की जाएगी, जैसे महास्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी क्या है, स्फीति सिद्धांत क्या है, इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है, सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है, दोलन सिद्धांत क्या है। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड किया जा रहा है, तो ध्यान ये रखना है जब 9 पीएम में ही ये क्लास अपलोड होगा आप लोग, तो उस समय मैं लाइव रहूँगा आप लोग के कमेंट सेक्शन को लेकर। तो जहाँ भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो यह जैसे हम विश्व अंतरिक्ष की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं ना, तो एक उम्मीद की हम लोग बात करते हैं। उम्मीद क्या है? जहाँ अभी तक हम उम्मीद के साथ टिके हुए हैं, जहाँ पर हम इसके कुछ भाग पर ही है ना अभी तक अध्ययन अध्यापन किए हैं। यह ब्रह्मांड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नए नए खोज निरंतर हो रहे हैं। देखिएगा पिक्चर में ही आपको नज़र आएगा कि आप इस दुनिया मायावी दुनिया में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, पृथ्वी का आकार कहाँ है, किस अस्तित्व का रखते हैं, और हम एक ब्रह्मांड में कैसे अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे आगे। ध्यान रखिएगा इस चित्र में आपकी वास्तविकता को बताता है कि आप इस वस्तु स्थिति आप है क्या और आप हैं क्या कहाँ पर। तो इस संदर्भ में चीज़ों को देखिएगा और थोड़ा सा ज्योग्राफी के व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख के ज़रूर आइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति इसके लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए यूट्यूब चैनल को। इसके लिए इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल स्कैनर दिया हुआ रहता है मोबाइल में, वहाँ से स्कैन कीजिएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पर युक्ति एस टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है बाईलैंग्वेज, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस पर चीज़ें कराई जाती है और भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दिया जाता है, तो इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी बैच टारगेट बैच चल रहा है, इसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस बैच चल रहा है, इसका भी लाभ ले सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, आज एक्चुअली नहीं अपलोड किया जा सका था किसी कारणवश, तो कल मॉर्निंग से सारे चीज़ अपलोड होने लगेंगे। तो चलिए फिर आगे हम लोग 69 बीपीएससी के संदर्भ में बात करेंगे। ये भी आपको टारगेट बैच है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस कैप्सूल सीरीज है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस है, यह भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप ओनली 499 पे पेड करके प्रीवियस आपको पीडीएफ इसका प्राप्त होगा, तो इसका लाभ ले सकते हैं आप। साथ ही साथ यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग भी चलता है, तो इसका भी आप कवर कर सकते हैं। अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करके आया। कल ही क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास क्या होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसे जरूर अच्छे तरीके से रिवाइज करके आए होंगे। तो देखिए यहाँ पर बात हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कुछ टर्मोलॉजी यूज करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे हम लोग सब पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो मुख्यतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ जैसे सौर मंडल, सौर मंडल जो हमारा है, आकाश गंगा, आकाश गंगा मंदाकिनी, मंदाकिनी की मध्यवर्ती मध्यवर्ती जो घूर्णन कर रही है, घूर्णनशील या घूर्णन करने वाली स्थिति में जो क्षेत्र है, उसका एक भुजा अंश है क्या है, ब्रह्मांड। याद रखिएगा, सारे चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो याद रखिएगा जिसमें असंख्य तारे हैं, असंख्य क्या है, तारे हैं। सौर परिवार है, जो हमारे एक केवल पृथ्वी एक देखते हैं ना, हमारा सूर्य एक सौर परिवार, सौर परिवार हम लोग सुनते हैं हर बार, सौर परिवार पर सूर्य और उसके 9 ग्रह हैं, ये सुनते हैं ना।
तो ऐसे असंख्य तारों का एक संग्रह है ब्रह्मांड और सौर परिवारों का, जहाँ पर हम लोग एक परिवार के रूप में जानते हैं। जैसे सूर्य और उसके 9 ग्रह है ना, और बहुत से इसके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह है, बहुत से है ना, एक पूरा सिस्टम हमारा है। तो वही असंख्य और सौर परिवारों का एक जो घूर्णनशील स्थिति है, वही ब्रह्मांड कहलाता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आकाश गंगा के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर आगे आके कि आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा के सभी जो पुंज हैं या पुंजों का जो सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा के पुंजों के सम्मिलित रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। याद रखिएगा, पुंज कहने का मतलब प्रकाश, या प्रकाश की जो है, प्रकाश की गतिशील अवस्था भी आप इसे बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, क्योंकि यह स्टैटिक्स नहीं है, रुका हुआ नहीं है, निरंतर विस्तार में है। क्या है, निरंतर। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, निरंतर क्या है, आप लोग सुन रहे हो, निरंतर विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, इसलिए मैं गतिशील शब्द का यूज किया हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसको हम लोग दिन प्रतिदिन खोज रहे हैं। अगर हम और समान अर्थों में बात करें इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, तो याद रखिएगा कि सूक्ष्मतम, याद रखिएगा, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर अर्थात इस छोटी सी बिंदु से लेकर आकाश गंगा, आकाश गंगा, या इसे हम लोग गैलेक्सी भी बोलते हैं, आप लोग को पता ही है, गैलेक्सी तक के सभी पार्ट या भाग को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ब्रह्मांड कहते हैं। जहां पर आकाश गंगा असीमित रूप से है, अभी हम और भी आकाश गंगाओं का खोज हो रहा है। इस छोटे से पार्ट से लेकर आकाश गंगा जैसे धूमिल है ना, ऐसे ऐसे रेखा के रूप में है, तो ध्यान रखिएगा, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, इस विस्तार रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, और जो निरंतर और भी विस्तारित हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक संदर्भ में हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत से सिद्धांत हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, याद रखिएगा, 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो चारों को नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, उसको मैं कवर करूंगा उस समय, ठीक ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, अर्थात इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरा है आपको स्फीति सिद्धांत, या हम लोग इसको इन्फ्लेशन के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि जैसे मुद्रास्फीति में कैसे इन्फ्लेशन होता है, उस तरह से यह इन्फ्लेशन सिद्धांत, जिसे हम लोग सिंपल से तरीके में बोलते हैं इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेटरी थ्योरी इसके बोला जाता है, इन्फ्लेशन से ही जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए इसे स्फीति सिद्धांत। उसके बाद याद रखिएगा सतत दृष्टि सिद्धांत, अर्थात याद रखिएगा सतत दृष्टि सिद्धांत, जिसे हम लोग स्टेडी स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है आपको दोलन सिद्धांत है, जो महत्वपूर्ण है सभी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको बिग बैंग थ्योरी ही है, तो इसको प्लस्टरिंग बोला जाता है, प्लस्टरिंग थ्योरी बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, बिग बैंग थ्योरी को आपको एबे जॉर्ज लेमेंतेयर दिए थे ना, इनके द्वारा दिया गया था।
स्फीति सिद्धांत इसको दिया था, कौन सिद्धांत दिया था? तो इसको एलन 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 गुथ, याद रखिएगा, एलन गुथ के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को दिया गया था, सतत दृष्टि सिद्धांत को दिया था थॉमस गोल्ड दिया था, थॉमस गोल्ड प्लस आपको हरमन बडी। लास्ट क्लास में इसका नाम मैंने लिया था, आप लोग को याद होगा, हरमन बडी का। उसके बाद दोलन सिद्धांत को किसने दिया था? दोलन सिद्धांत को आपको डॉक्टर एलन संडेजा, याद रखिएगा, संडेजा, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन माना जाता है? आपको महाविस्फोट सिद्धांत या क्या है, बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में। तो इसी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिग बैंग थ्योरी में आपको एक चीज़ दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा होगा, लाइट दिख रहा होगा, लाइट के बाद कुछ छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। उसके बाद एक कण का विस्तार होता देखते, यहाँ पर 2-3 कण मिले हुए हैं, कहीं 4-5 कण मिले हुए हैं, कहीं बड़ा परमाणु दो बड़े बड़े कण मिले हुए हैं। उसके कुछ आकार देख रहे हैं, यहाँ लिया हुआ है, आकार लिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लाइट और भी बढ़ा है, जो तारे चमकता हुआ एक तारे के रूप में देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप तारा के किनारे किनारे एक सर्किल बना हुआ है, तो ये गैलेक्सी के तौर पर यह भी देखिएगा आप। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर एक आकाशगंगा इस तरह भी नजर आ रही है ना, ये भी नजर आ रही है, देख रहे हैं ना। यूनिवर्स पूरा ये एक प्रकार से समझिएगा, एक पूरा यही यूनिवर्स का विस्तार है। तो 3×10⁻32 सेकेंड कॉस्मिक इन्फ्लेशन इन का काल था, जहाँ पर हम लोग एक ऐसा विकिरण देखते हैं जहाँ से उत्पत्ति का संभावना। उसके बाद आपको ये चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा बिग बैंग थ्योरी में, इस ग्राफ को ध्यान में रखना है। तो ये थ्योरी क्या कहता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 1927 याद रखना वर्ष में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको भी मैंने जॉर्ज नाम लिया है ना, लेमेत्रे, याद रखिएगा, लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। तो यह क्या कहे थे कि कहे थे यह कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड प्लस आकाशगंगा है ना, आकाशगंगा प्लस सौर मंडल, सौर मंडल, तीनों शब्द आता है, देखते हैं ना, की उत्पत्ति अब अलग अलग है। पूरे को हम ब्रह्मांड मानेंगे, आकाश गंगा भी मानेंगे, सौर मंडल भी मानेंगे। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है के लिए उत्तरदायी कारण माना था इसको। अब इसकी व्याख्या ये तो बोल के चले गए, पर इसको व्याख्यात नहीं किए थे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। पर एक बोले थे कि एक प्रकाश के कारण इसका हुआ, जो महाविस्फोट के सिद्धांत के तौर पर जाना गया था। अब याद रखिएगा वर्ष 1967 याद रखिएगा, यह आपके हमारे आज़ादी के बाद आया था 1967 में, याद रखिएगा। एक आपको रॉबर्ट वाट, आपको वैगनर का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था वर्ष 1967 में, इस सिद्धांत को है ना, महाविस्फोट सिद्धांत को, बिग बैंग थ्योरी को क्या किया था, थ्योरी को आपको प्रूव किया था या व्याख्यात किया था। व्याख्या इनके द्वारा किया गया कि हाँ, कि बिग बैंग थ्योरी आपको ये घटनाक्रम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो घटना है वो क्रम है, घटनाक्रम है, यह विस्तारित किया था। तो याद रखिएगा जॉर्ज लेमेत्रे क्या किए थे, बस इशारा कर दिए थे कि इसी संदर्भ में चीजें हुई हैं, उत्पत्ति हुई है। पर इसकी व्याख्या किसने किया? आपको वैगनर के द्वारा। तो आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान यह रखना है, क्या ध्यान रखना है इसके बाद? इसके बाद ध्यान यह रखना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जब वैगनर जी ने व्याख्या कर दिया, उसके बाद अवस्थाएं कैसे बदली, क्या व्याख्या किया गया, उसको हम लोग समझेंगे। तो संपूर्ण, इस थ्योरी के अनुसार संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? एक गर्म, क्या है? एक गर्म और प्लस सघन संघन बिंदु है। देख रहे होंगे सघन बिंदु के तौर पर, आपको गर्म सघन बिंदु के तौर पर, बिंदु पर था, जो क्या था, सघन बिंदु था यह। उसके बाद डेवलप हुआ,
तो ध्यान रखिएगा 15 अरब वर्ष पहले एक बिंदु पर केंद्रित था, अर्थात यह देख रहे हैं यहाँ पर 15 एक बिंदु पर केंद्रित था, यही था एक गर्म और सघन बिंदु था, ठीक ना, आपको 15 वर्ष पहले। उसके बाद यह इतना संकेंद्रित हो गया ना, इसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद आप सोचते होंगे, आप देखते होंगे ना, कोई पत्थर लीजिए, आप पत्थर लीजिए, ठीक ना, और उस पत्थर को है ना कहीं पर दीवार में या तो कहीं भी आप पटकते तो छोटे छोटे टुकड़ा उससे निकलता है। तो वैसे ही ये पत्थर क्या ठोस पदार्थ है, संघनित है ना, संघनित है। तो जब हम उसको किसी किसी कारणवश इसको तोड़ने का प्रयास करते तो क्या ये छोटे छोटे टंग में, छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पत्थरों में विभाजित हो जाता है। यह तो प्रकृति सेम रखेगा ना, जो इसकी प्रकृति है। तो वैसे ही इसकी प्रकृति क्या थी, छोटे छोटे टुकड़ों में, देख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड गुण तो स्वयं वही था, उसमें भी संघनन और गर्म था वो। तो ध्यान यह रखना, यही परिस्थिति आपको आगे चलकर क्या करता है, महाविस्फोट को, इस महाविस्फोट को क्या कहा गया, ब्रह्मांड का विस्फोट, कॉस्मिक एक्सप्लोशन कहा गया इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया, कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पहले क्या था, एक जगह संकेंद्रित था, एक्सप्लेनेशन हुआ, छोटे छोटे पार्ट में यह बट गया। तो छोटे छोटे टुकड़े आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, यहाँ तक अभी इस पार्ट तक देखिएगा, 10⁶ से पहले की घटना देखिएगा, है ना। उसके बाद ही कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद यह क्या हो जाएगा, स्थान लेगा, स्थान प्लस वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है कुछ सर्टेन स्थान पर। ऐसा नहीं कि कहीं कोई एक दूसरे से, सर्टेन स्थान पर देख रहे हो दूरी पर यह क्या होता है, एक जगह स्थापित हो जाता है और एक वस्तु का रूप ले लेता है। वस्तु कहने का मतलब छोटा छोटा कण वस्तु के संदर्भ में यह लेता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आगे आगे घटना क्या होती है, आगे उसके बाद होगा कि आग का गोला जो था, फायर बॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, फायर बॉल, या आग का गोला जो था वो फायर बॉल के आकार में बदल जाता है, छोटे छोटे बॉल के रूप में आकार में बदल जाता है। उसके बाद जस्ट उसके कुछ वर्षों के बाद यह इसका अर्ध व्यास जो है ना, कितना हो जाता है, अर्ध व्यास के रूप में, अर्ध व्यास, व्यास 10 अरब मील हो जाता है, अरब मील के रूप में यह देखने को मिलता है। यह घटना इस जब घटती है तो कुछ समय के बाद ब्रह्मांड की आयु 1 सेकेंड में हुई थी। जब ये घटना हुआ था ना, 10 अरब मील की दूरी तय किया था, तो ध्यान रखिए इस समय ब्रह्मांड का कुछ सेकेंड के लिए क्या हुआ था, उत्पत्ति हो गया था, उत्पत्ति माना गया था। और इस उत्पत्ति में जो उसका ताप, ध्यान रखिएगा, इसका ताप कुछ कम हुआ, कुछ देर के लिए कम हुआ। उसी अवस्था में 3 मूल कणों की उत्पत्ति हुई और छोटे छोटे कणों की उत्पत्ति हुई। तो 3 मूल कण आप लोग को पता है ना, कौन कौन कण होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 3 मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, एफपी बोलते हैं, और उसके बाद अन्य तत्व। तो ध्यान रखिएगा, जो आगे चलकर यही 3 कण है ना, परमाणु बन जाता है, परमाणु बन जाता है आगे चलकर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया, परमाणु बन जाता है, परमाणु का निर्माण करता है। और विस्फोट के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड और उसके विस्तृत होकर एक ताप नाभिकीय रिएक्टर के रूप में काम करता है। ये जो है विस्फोट नाभिकीय रिएक्टर के रूप में काम करता है। और उसके बाद क्या करता है, एक हाइड्रोजन नाभिक का निर्माण कर देता है। देखिए यहाँ ड्यूटेरियम, हीलियम, लिथियम आपकी बात यहाँ किया गया है। तो 3 मौलिक तत्व ये भी आपको आगे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार उसके बाद जन्म लेगा, 100 मिलियन वर्ष, देखिए फर्स्ट स्टार का गठन होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। अब हीलियम परमाणु का गठन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में? अगर समझने में दिक्कत होगा तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा।
लाइव में मैं आपको उस समय जवाब दूंगा। तो इस अवस्था के बाद हीलियम परमाणु का गठन होता है। हीलियम है ना, हीलियम परमाणु परमाणु का गठन हो जाता है, नाभिक बनता है इसका, हीलियम नाभिक बनता है। और यही नाभिक कुछ 100,000 वर्ष पश्चात विकिरण का एक चमकीला सम्मिश्रण बन जाता है। जो अत्यधिक, मान लीजिए हीलियम परमाणु अधिक संकनित है तो कुछ समय बाद, कुछ हजार वर्ष बाद, देखिए 100 मिलियन वर्ष एगो क्या होता है, एक प्रकाश पुंज बन जाता है। प्रकाश पुंज है ना, यहाँ से प्रकाश निकलने लगता है, हम लोग इसको प्रकाश बोल सकते हैं। इससे प्रकाश निकल गया तो यही एक तारे का निर्माण कर देता है। ठीक है, उसके कुछ वर्ष बाद, इसके कुछ वर्ष बाद क्या करेगा, कुछ वर्ष बाद आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस तारा, याद रखिएगा, का निर्माण कर देता है। तो निर्माण होता है हाइड्रोजन से, आपको निर्माण हो जाता है। आपको हीलियम के बाद हाइड्रोजन आएगा, आप लोग चार्ट में भी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन हीलियम ये सब पढ़ते हैं ना। तो हीलियम हाइड्रोजन प्लस तारा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ अरब वर्ष के बाद हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद क्या होता है, कुछ वर्ष बाद हाइड्रोजन प्लस हीलियम, याद रखिए दोनों संकुचित होता है। उसके बाद संकुचन के बाद हम क्या, उसके बाद क्या निर्माण कर देता है, ये आकाश गंगा प्लस और भी तारों का यह निर्माण कर देता है। पहले भी कुछ तारे का निर्माण हुआ, तो देख रहे हैं आकाश गंगा है, कुछ तारे हैं। देखिए 500 मिलियन ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट रिकॉर्डेड होल्डर द इलरिस्ट नो इन गैलेक्सीज के बाद हम लोग आकाश गंगा देखते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, अब यही प्रक्रिया हम लोग नाभिकीय संलयन में भी देखते हैं, है ना, नाभिकीय संलयन संलयन में देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो सूर्य, इसी के संदर्भ में सूर्य अन्य तारों का संगठन लगभग प्रारंभ हो जाता है। यही प्रक्रिया बाद में सूर्य के निर्माण और उसके आकाशगंगा के निर्माण का, अन्य तारों के निर्माण, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और भी प्लस अन्य तारे भी, ध्यान रखिए, निर्माण इसी क्रम में होता है, इसी नाभिकीय संलयन के संदर्भ में। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जो ये निर्माण हुआ तारों और सूर्य का निर्माण हुआ, हमारा सूर्य और अन्य तारे, जिसे हम एक तारा भी कहते हैं, सूर्य को एक तारा भी बोला जाता है, उसका 98% क्या था भाग, याद रखिएगा 98% भाग क्या था, आपको हाइड्रोजन था, है ना, जो महत्वपूर्ण आधार है। और यह अभी वर्तमान में सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है, जिस पर हम लोग अभी हाइड्रोजन से संबंधित यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिससे गाड़ियां चले, बहुत सी चीज़ों के बाद स्वच्छ ऊर्जा बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 98% ऊर्जा हाइड्रोजन से, उसके बाद 2% जो बच गया शेष, याद रखिए ये 2% आपको हीलियम है, ठीक ना, हीलियम है 2%। तो सोच के देखिएगा, जो निर्माण के लिए उत्पत्ति का कारक बना वो 2% है, और जो विस्तार लिया वो आपको हाइड्रोजन, आपको 98% है, जो हमारे ऊर्जा और अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो मुझे बताइएगा। क्लास कैसा लग रहा है, इसी के लिए मैं चार्ट से समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको बाय फॉरगेट याद रखिए। ऐसे ही नोट्स अपना जब बनाइएगा, इसको क्या करना, ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक ना, ताकि याद रहेगा आपको ये सेगमेंट, नहीं तो आप याद नहीं कर पाइएगा, इसको भुला जाइएगा। इसी के लिए आपको इन सब चीज़ों को इस तरीके से कवर करना है। अब इसके संदर्भ में यहाँ तक घटना समझ गए। अब आगे नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी में, जो अब स्टार्ट होता है, क्या है कि बिग बैंग जो थ्योरी है, यह थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, 10.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था, घटना हुआ था, से आज लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था। सौर मंडल का विकास हुआ था, देख रहे 4 मिलियन एगो, तो हमारा सौर मंडल का विस्तार यहीं से देखने को मिल जाता है, इसी घटनाक्रम में। यहाँ से ये प्रारंभिक सौर मंडल था, सौर आकाशगंगा है, बाकी आपको मिलियन वर्ष सौर मंडल का विस्तार हो जाता है, जो उन्नत अवस्था में
और अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों का, अब देखिए इस सौर मंडल के आसपास आपको छोटा-छोटा वो और प्रकाश मिलेगा। इसको और जूम करके देखिएगा तो यहाँ पे छोटा सा रहेगा, उसके किनारे और चारों तरफ सर्किल है, छोटा सा है सर्किल है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जब पीडीएफ मिले तो इसको जूम करके देखिएगा, ये छोटा-छोटा स्पेस आपको नजर, अच्छा तारे हैं, ध्यान रखिएगा जितना छोटा-छोटा नजर आ रहा है, ये बड़ा तारा, चमकता हुआ तारा नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखिएगा, इसको चीजों को समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, सौर मंडल का विकास होता है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद है ये सब घटना हो गया। उसके बाद एक 400, लगभग 100 से 400 मिलियन वर्ष बीच में, ध्यान रखिएगा 100 से लेकर 400 मिलियन वर्ष, मिलियन आपको प्रकाश वर्ष के, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, आप लोग को पता ही है, ये अंतरिक्ष में यूज होता है गैलेक्सी दूरी मापने के लिए। इसके इनके मध्य का एक स्थान काला नजर आया था, अभी ये इस ग्राफ में नजर नहीं है, इस पिक्चर में क्या था, मध्य भाग क्या था, काला था। और जो बाद में निर्माण काल के समय प्राप्त आवेश के कारण मध्य दूरी बढ़ती गई। तो देखिएगा गैलेक्सी का जो गैलेक्सी जो है पहले छोटा सा पार्ट से होता है और ऐसे ऐसे विस्तार होता है। तो ये जो मध्य भाग देख रहे हैं ना, यही बोला है कि काला होता है, उसके बाद विस्तार आपको नजर आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद, इसके बाद आपको नेक्स्ट है प्रकाश डॉपलर प्रभाव। जब बिग बैंग थ्योरी में आपको, तो जब ये प्रकाश आपको बात किया जा रहा महाविस्फोट में विस्तार हो रहा है, तो कौन यह बताया था कि अभी भी आकाश गंगाओं का क्या हो रहा है, आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया था, तो ध्यान रखिएगा यह आपको एडविन हबल के द्वारा बताया गया था, और इन्हीं के नाम पर हबल दूरबीन भी स्थापित किया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि जो है ना आकाश गंगाओं के बीच की दूरी विस्तार हो रही है, अर्थात एक आकाश गंगा की जो दूरी है वो विस्तारित हो रही है, ठीक ना, ऐसे विस्तारित हो रही है। तो विस्तार है, तो आने हमारा आकाश गंगा अभी भी, गैलेक्सी हमारा अभी भी एक्सटेंड कर रहा है, डेवलप हो रहा है। अब इसके बाद जब ये थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। उसके बाद प्रकाश का डॉपलर प्रभाव आता है, इसे भी महत्वपूर्ण रूप से आप लोग को जानना चाहिए। उसके बाद चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डॉपलर प्रभाव आकाशगंगा में क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप लोग इसको बार बार महसूस भी करते होंगे। यह थ्योरी यह कहता है ना कि जो प्रकाश स्रोत है, जो भी प्रकाश का स्रोत है, ये नहीं पता है कि प्रकाश स्रोत जो हम लोग, अभी बात समझिएगा, आपको नहीं पता है कि ये प्रकाश स्रोत हमारा सूर्य ही होगा या अन्य तारे भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश स्रोत तथा उसका जो प्रेक्षक होगा, अर्थात जो माध्यम होगा, की सापेक्ष, याद रखिएगा, की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश स्रोत का सापेक्ष जो भी गति होगा, माध्यम होगा, उसकी गति के कारण प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य, आपको आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य है ना, वेवलेंथ। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, आभासी परिवर्तन हो जाता है, आभासी परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन की स्थिति को ही क्या कहते हैं हम लोग, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा ये, क्योंकि डॉपलर के द्वारा बताया गया था, इसलिए इनका नाम डॉपलर प्रभाव रख दिया इनके नाम। इसको जो दिया था उसने डॉपलर के द्वारा दिया गया था, इसलिए डॉपलर प्रभाव बोल दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, यह जो डॉपलर प्रभाव होगा दो तरीके से होगा, आपको दीर्घ तरंग के रूप में होगा और एक लघु तरंग के रूप में होगा। लघु तरंग के रूप में, तो दीर्घ तरंग जो होगा वो लाल होगा, लाल रंग का होता है,
ध्यान रखिएगा। और लघु तरंग आपका क्या होगा, लघु तरंग आपका बैंगनी कलर का होगा। तो अब मैप में देखिए बैंगनी लाल कलर नजर आ रहा है ना, देखिए लाल कलर है तो ये दीर्घ तरंग है, देख रहे हैं इसका आवृत्ति का दूरी ज़्यादा है ना, वो गर्त और शीर्ष की दूरी का देख रहे हैं, दूरी आपको ज़्यादा है। अब लघु तरंग देख रहे हैं आपको ऊपर नीचे उठ रहा है नीच रहा है, अर्थात गर्त और शीर्ष की दूरी कम है, तो ये लघु तरंग है। तो यही माध्यम बताता है कि ऐसा क्या होता है, प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा प्रकाश का जो डॉपलर प्रभाव से तारों और गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जा सकता है, और हम इसी आधार पर किसी भी गैलेक्सी या तारों के निर्माण को है ना क्या करते हैं, पता लगाते हैं डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर का जो सिद्धांत है ये बताता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ तक क्लियर, इस मैप को अच्छे से आप लोग उतार लीजिएगा, इस चित्र को अच्छे से जो डायग्राम से बताया गया है, इसलिए डैश कर करके मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे क्लास कैसा लगता है, मैसेज जरूर कीजिए, सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। अब देखिएगा जो भी तारों में आने वाला प्रकाश, आने वाला प्रकाश याद रखिएगा, तारों से जो भी प्रकाश आएगा, जो भी एक तारा है, मान लीजिए एक तारा से ये प्रकाश आ रहा है हमारे पृथ्वी पर, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ प्रकाश आ रहा है, इधर तारा इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है मान लीजिए। तो यहाँ पर प्रकाश के स्पेक्ट्रम, इस जो प्रकाश होगा आने वाले प्रकाश में जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होगा, याद रखिएगा स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम को आप लोग प्रिज्म में देखते हैं ना, ऐसे एक प्रकाश पुंज 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखिएगा जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, नाम रखिएगा ये प्रश्न पूछेगा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस सोडियम आदि तत्वों के स्पेक्ट्रमी रेखिया पर प्राप्त करता है। अर्थात जो डॉपलर प्रभाव में जो ये तारों से आएगा उसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम सोडियम का प्रभाव देखने को मिलेगा, तत्वों का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक ना, इस स्पेक्ट्रम में। अब अधिक कोई, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब हम इससे क्या पता चलेगा आगे हम लोग बात करेंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाऊंगा, चीज़ों को आसान तरीके से समझिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यह क्यों इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा अधिक कोई पृथ्वी, ध्यान रखिएगा यदि कोई तारा है ना, हम इसको पृथ्वी को मान लेते हैं स्टेटिक्स पॉइंट, क्योंकि हम लोग यही निवास करते हैं ना, इसको अर्थ हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। और एक तारा इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर है ए, तारा बी है यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक ना। ये तारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार कह दीजिए, स्टार बी, और स्टार वो ए कह दीजिए, समझ गए यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर कि यदि कोई तारा पृथ्वी की स्थिति से प्रेक्षक से दूर जा रहा है, अर्थात यह तारा है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी स्थिति है 10 किलोमीटर दूर पर, मान लीजिए, तो यहाँ मिलियन करोड़ों दूरी वर्ष होता है, तो हम 10 किलोमीटर मान के चल रहे हैं। इस 10 किलोमीटर से बढ़कर आगे 20 किलोमीटर दूरी पर आ गया, ठीक ना। ए, स्टार ए यहाँ से दूरी तय करके इतना दूर आ गया। तो ध्यान रखिएगा दूरी जा रहा हो अथवा प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रकाश का स्पेक्ट्रमी जो रेखा होगा वो स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग अथवा लाल में और लघु तरंग बैंगनी में विस्थापित हो जाएगा। ये तारा यहाँ करीब आ रहा है तो भी यही स्थिति दिखने को मिलेगा, और यही आपको लाल और बैंगनी का तरंग देखने को मिलेगा, दूर भी जा रहा पास भी आ रहा है। तो और इस घटना में तारे का वेग ज्ञात किया जा सकता है इसी संदर्भ में कि किस तरीके से, क्योंकि दीर्घ तरंग और लघु तरंग को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस वस्तु से, स्पेक्ट्रम से। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ है, यहाँ से टकरा के जितनी दूरी में तय करता है मिनट में मान लीजिए, उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए है लघु तरंग में,
तो भी यह कितनी दूरी तय किया है, कितना मिनट लगा है, तो उससे भी हम लोग इसका दूरी निकाल सकते हैं, गति निकाल सकते हैं। तो हम एक आकलन कर सकते हैं पृथ्वी और उसके बीच की दूरी कितना मिलियन वर्ष है, कितना ट्रिलियन वर्ष दूर है। तो ये भी हम लोग, या प्रकाश वर्ष के तौर पर भी हम लोग देखते हैं कितना प्रकाश वर्ष दूर है। तो अभी कितना प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पे होता है, ये सब चर्चा मैं बाद में करूंगा, फिलहाल अभी इतना ही देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट याद यह रखना है, अभी शुरू के क्लास में कुछ समय लगेगा क्योंकि बेसिक समझना है, उसके बाद आगे हम लोग फटाफट बढ़ेंगे। वे सभी आकाशगंगाएं, वे सभी जो सभी आकाशगंगाएं, याद रखिएगा आकाश गंगाएं, याद रखिएगा गैलेक्सी जिनके लिए डॉपलर प्रभाव बताया गया था, विस्थापन मापन करता है डॉपलर प्रभाव से। एक सेकेंड, डॉपलर प्रभाव से क्या करता है, विस्थापन का मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। तो सभी में क्या होगा, सभी में आपको अभिरक्त विस्थापन देखने को मिलेगा, अर्थात एक सर्टेन आपको रेड शिफ्ट पाया जाता है, रेड शिफ्ट अभिरक्त अर्थात RED रेड, SHIFT शिफ्ट, रेड शिफ्ट पाया जाएगा, यह घटना पाया जाता है। इससे स्पष्ट होगा, क्या होगा, इससे स्पष्ट होगा कि सभी आकाशगंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही है। क्या सभी आकाशगंगाएं, जो गैलेक्सी होगा वो अर्थ से क्या हो रही है, अर्थ से दूर जा रही है। और विश्व का अर्थात इसका एक्सप्लोरेशन, यूनिवर्स का क्या हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, अर्थात विस्तार हो रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए वैसे भी पृथ्वी यहाँ मान के चलिए, इसके आसपास कोई आकाशगंगा है मान लीजिए, पर इसका यहाँ पर जाएगा कुछ कुछ वर्षों के बाद, कुछ प्रकाश वर्ष के बाद, कुछ प्रकाश वर्ष के बाद यहाँ आएगा, तो क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना। फिर कुछ वर्ष के बाद देखने को मिलेगा यहाँ आ रहा है, तो ये भी विस्तार हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही एक्सप्लोरेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे 15 अरब वर्ष पूर्व है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड, याद रखिएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगा, ब्रह्मांड की जो सभी आकाशगंगा है, आकाश गंगा जो है का पदार्थ जो होगा एक बिंदु पर था, अर्थात जो अभी हम लोग आकाश गंगा में देखते हैं बहुत से असंख्य तारों का समूह, ठीक ना, बहुत से ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों का समूह, बहुत से ग्रहों का समूह, बहुत से उपग्रहों का समूह, उपग्रहों का समूह, और बीच में सूर्य देखते हैं, या किसी सर्टेन पार्ट पे ऐसे भी होता है ना, एक हमारा गैलेक्सी में दीर्घवृत्ताकार, इस कोना पर सूर्य है और उसके बाद सारे ऐसे हैं, है ना, ऐसे देखने को मिलता है। तो पहले क्या था, सभी इसी बिंदु पर संकेंद्रित थी। पहला स्लाइड में जो आपको बताया गया था, प्रकाश यहाँ था, टूटा था, है ना, उसके छोटे छोटे कण बने थे। तो 15 अरब वर्ष पहले इसी पर सभी आकाश गंगाएं थी। तो ये बात डॉपलर प्रभाव में प्रूव किया जाकर इसी संदर्भ में, और यहीं पर विस्फोट के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं। तो इसका आधार, जब तक डॉपलर प्रभाव नहीं होगा, इसके आकलन हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बिग बैंग का विस्तार को हम लोग नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है डॉपलर प्रभाव को आपको जानना। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, स्फीति सिद्धांत जो आएगा, और दो और है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग कल देख लेंगे, क्योंकि अब है ना चीजें स्फीति सिद्धांत में देखिएगा। अब यह क्या कहेगा आपको कि ब्रह्मांड के दृश्यम जो प्रकाश है घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। तो यहाँ पर विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कुछ चीजें, जैसे आपको शुरुआती दौर में कैसे था, एक प्रकाश पुंज कैसे एक्सप्लोर किया, डार्क एज क्या है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्स क्या है, और
फिर रियोनाइजेशन क्या है, कैसे विस्तार लिया, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और ये कैसे स्मृति सिद्धांत बताता है कि एक ब्रह्मांड, और सभी में देखिए पहले वही आधार है, एक प्रकाश से निकलेगा, द्रव बनेगा, पदार्थ बनेगा, पदार्थ कुछ देने के बाद तारे बनेंगे, आकाश गंगाएं देखे धब्बा धब्बा आकाश गंगा बनेगा, फिर फिर विस्तार होगा सौर मंडल, अर्थात सौर मंडल, आकाश गंगा, और उसके बीच के तारे बनेंगे, जो सब यही चीजें बताते हैं पर अलग अलग तरीके से बताता है। देखा ना? तो चलिए कल के क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जो भी पसंद आता है, जो